Good afternoon, everyone. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. आज क्लास में काफी दिनों बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं और Yes. जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रेजेंटेशंस सिनेरियो है, प्रेजेंटेशंस चल रही हैं हमारी। लक्ष्मी की प्रेजेंटेशन बड़ी लंबी प्रेजेंटेशन होगी, 3 दिनों से चल रही है, 2 दिन से चल रही है, आज थर्ड डे है। लक्ष्मी यस मैम। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन हमें पढ़ा रही हैं, एक्सप्लेन कर रही हैं बहुत डिटेल में और बहुत डिटेल्ड प्रेजेंटेशन इन्होंने बनाई है, वेरी नाइसली मेड। Lakshmi, the class is all over to you now. Class is all yours. यस मैम। हाँ, मैं यहाँ पे अपना ऑडियो ऑफ कर लेती हूँ क्योंकि इस वजह से थोड़ा सा आवाज भरभराने लगती है फिर ना, अगर ऑडियो Yes, ऑन ma'am. हो तो। हाँ, over to you. All the best, बेटा। Thank you, ma'am. Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, मैम। Good afternoon, ma'am. हम लोगों ने लास्ट 2 डेज में जो कुछ पढ़ा है तो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं, तो पहले उन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए आप लोग, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन किस ईयर में हुआ था? जिसको आता है वो आंसर करे। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन किस ईयर में हुआ था? 1952-53 में। गठन हुआ था 51 में और रिपोर्ट सबमिट हुई थी 52 में। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जो माध्यमिक शिक्षा आयोग ये गठित हुआ था, मुदालियार आयोग, उससे पहले कौन सी समिति आई थी जिसने माध्यमिक शिक्षा की बात की थी? तारातन समिति। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। आलोक, वेरी गुड, बट सारे क्वेश्चन के आंसर आप नहीं देंगे, सॉरी मैम। ठीक है? माध्यमिक शिक्षा जो आयोग आया था उसमें माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितने वर्ष की रखी गई थी? 7 वर्ष। हाँ, सही है, सही है, सही है। माध्यमिक शिक्षा में जो माध्यमिक शिक्षा जो काल था उसको कितने वर्गों में विभाजित किया गया था? जो 7 वर्ष थे उनको कितने वर्ग में डिवाइड किया दो गया भागों था? में। कितने दो पार्ट? भागों में, एक दो जूनियर भाग। माध्यमिक शिक्षा थी और एक उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। हाँ, तो जूनियर माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की थी? सॉरी मैम, 3 वर्ष की थी वर्ष। और उच्चतर माध्यमिक वेरी शिक्षा गुड, 4 वर्ष की थी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलो ठीक है, तो इतना आंसर आप लोगों ने दे दिया, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया है। तो नेक्स्ट जो हम लोग सुझाव की लक्ष्मी, बात कर मैं एक शब्द कहना चाहूंगी यहाँ पे। Yes, दिस ma'am. अप्रोच इज वेरी गुड। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है कि अगर सजेशन टीचर ने दिया है और स्टूडेंट ने इम्प्लीमेंट किया है, शी इज द फर्स्ट चाइल्ड। ये मैं रोज कहती हूँ कि पूर्व ज्ञान के आधार पर कुछ प्रश्न पूछ लीजिए, कुछ प्रश्न पूछ लीजिए, लेकिन लक्ष्मी ने इसको इम्प्लीमेंट किया। लक्ष्मी वेरी गुड, कैरी ऑन विद इट। तो नेक्स्ट हम लोग जिस रिकमेंडेशन की बात कर रहे थे जो मुदालियार आयोग ने दी है वो है विद्यालय भवन से संबंधित सुझाव। उन्होंने क्या बताया कि किस तरह का विद्यालय भवन होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है, विद्यालय भवन स्वच्छ तथा सुनियोजित होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि जहाँ पे बच्चा पढ़ने जा रहा है तो वो विद्यालय स्वच्छ होना चाहिए। और सुनियोजित होने का मतलब है कि वहाँ पे सारी चीजें व्यवस्थित होनी चाहिए, जैसे पीने का पानी कहाँ पे है, शौचालय कहाँ पे है, सब चीजें एक तरफ से व्यवस्थित होनी चाहिए। और जो विद्यालय है वो शोरगुल से दूर होने चाहिए, स्वच्छ वातावरण में होने चाहिए। जैसे मार्केट के पास विद्यालय नहीं होना चाहिए, जैसे अगर क्लासरूम चल रही है तो बीच में अगर डिस्टरबेंस होता है तो बच्चों का ध्यान कहीं और चला जाता है। अगर कोई ट्रेन की आवाज आ रही है, अगर ट्रैफिक लगा हुआ है, उसकी शोरगुल की हॉर्न की आवाज आ रही है तो डिस्टरबेंस होता है कहीं ना कहीं। तो इन्होंने बताया कि जो विद्यालय है वो थोड़ा सा दूर होना चाहिए शहरी वातावरण से या शोरगुल से या फैक्ट्री वगैरह के आसपास नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट है, विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 500 से 750 तक होनी चाहिए। इन्होंने बताया कि जो सेकेंडरी और जूनियर माध्यमिक विद्यालय हैं
उनमें जो संख्या है विद्यार्थियों की वो 500 और 750 के बीच में होनी चाहिए। मतलब 500 से कम नहीं होनी चाहिए और 750 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये इन्होंने रेशियो को ध्यान में रख के किया है कि जो विद्यालय में जो एक क्लास का रेशियो है, जैसे जूनियर में 1 से 30 होना चाहिए या 1 से 40 होना चाहिए, तो इन रेशियो को ध्यान में रखकर जितनी भी कक्षाएं चलाई जा रही हैं माध्यमिक स्तर पर, उनमें विद्यार्थियों की संख्या इस आंकड़े से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय से संबंधित सुझाव। क्योंकि पुस्तक को शिक्षा का एक माध्यम माना गया है कि जो भी कंटेंट है उसको डिलीवर करने का एक मीडियम मानते हैं हम पुस्तक को। तो पुस्तकालय के लिए उन्होंने क्या बात की है, फर्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। विद्यालय भवन में क्लासरूम, शौचालय या स्टाफ रूम, इन सब के अलावा जो लैब्स हैं वो होनी चाहिए, और पुस्तकालय के लिए भी पर्याप्त स्थान होना चाहिए जो कि क्लासेस से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, जिससे अगर लाइब्रेरी में कोई बच्चा पढ़ रहा है तो क्लासेस का शोर वहां तक नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए एक पर्याप्त स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में अध्ययन की सुविधा होनी चाहिए। पुस्तकालय जैसे बने होते हैं कहीं कहीं पे, हम लोगों ने जैसे बीएड में मैंने देखा या माध्यमिक स्तर पे मोस्टली पुस्तकालय होते ही नहीं है। लेकिन अगर पुस्तकालय हैं भी तो वहां पे सिर्फ सेल्फ में बुक्स रखी होती हैं और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होती है जिससे बच्चे वहां पे बैठ के स्टडी कर सके। तो पुस्तकालय में अध्ययन की सुविधा होनी चाहिए, मतलब वहां पे बैठ कर, वहां प्रॉपर बेंचेस होनी चाहिए, स्टूल टेबल जो भी है वहां पे होना चाहिए जिससे बच्चे वहां पे बैठ के आराम से पढ़ सके। नेक्स्ट पॉइंट है पुस्तकालय पुस्तकालय अवकाश के दिनों में खुलने चाहिए। जैसे वीकेंड में छुट्टियां होती है संडे को, तो संडे को अगर नहीं भी कोई पुस्तकालय बंद है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बीच में 4-5 दिन की छुट्टियां होती है, जैसे विंटर वेकेशन होता है, समर वेकेशन होता है, तो उसमें पुस्तकालय खुले होने चाहिए जिससे जो अवकाश के दिनों में अगर हमें पढ़ने की नीड होती है, अगर हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना है या कोई काम करना है, तो हम वहां पे जाके वो काम कर सकें। नेक्स्ट है पुस्तकालय में कुशल कर्मचारी होने चाहिए। पुस्तकालय में कुशल कर्मचारी मतलब जो लाइब्रेरियन है या जो उनका स्टाफ है वो उस कार्य में बिल्कुल प्रशिक्षित होना चाहिए। अगर बच्चे को कोई बुक्स नहीं मिल रही है तो वो सही तरीके से, या कंप्यूटर सिस्टम है अगर उसमें लोड है चीजें कि ये सब्जेक्ट की बुक कहाँ मिलेंगी, इसका ये नंबर है, ये सेल्फ में मिलेगी, तो वो उसकी सारी जानकारी उन्हें दे सके। या जो भी और वर्किंग स्टाफ है, अगर बच्चों ने बुक्स पढ़ के टेबल में छोड़ दी हैं तो वो उनको सही तरीके से जहाँ पे उनकी जगह है वहां पे अरेंज कर सके। तो जो भी वहां पे स्टाफ होना चाहिए वो पूरी तरीके से प्रशिक्षित होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों को पुस्तकालय कार्य में प्रशिक्षित किया जाए। जो टीचर्स हैं, मेरी आवाज इको हो रही क्या? यस मैम। एक्चुअली का बहुत माइक ही ऑन। संजय सर का माइक ऑन। बहुत इको हो रही, बहुत इको हो रही बेटा, बहुत इको हो रही है। मैम माइक किसी का ऑन है शायद। मैंने जस्ट ऑन किया संजय सर माइक ऑन ऑफ। अब ठीक है मैम। सुपर एक्टिव है ना। संजय माइक ऑफ कर लीजिए आप। हम भी ऑफ कर रहे हैं क्योंकि उससे फिर वो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है ना। यस मैम। लास्ट पॉइंट है शिक्षकों को पुस्तकालय कार्य में प्रशिक्षित किया जाए। जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे होते हैं क्लासरूम में उनको भी पुस्तकालय कार्य में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिससे वो बच्चों की टाइम टाइम पर सहायता कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट है विद्यालय सेवा संबंधी सुविधाएं। विद्यालय में किस तरीके की और एडिशनल सुविधाएं होनी चाहिए। तो माध्यमिक स्तर पर विद्यालयों में नियमित स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधा होनी चाहिए। विद्यालयों में स्वास्थ्य सुविधाएं होनी चाहिए जिससे अगर मान लीजिए फर्स्ट एड की सुविधा होनी चाहिए और नियमित उनके स्वास्थ्य की जांच भी होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बच्चा खेलने में या किसी चीज में अगर वो गिर गया, उसको थोड़ी बहुत चोट लग गई, तो फर्स्ट एड की व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। नेक्स्ट है कार्य दिवस से संबंधित सुझाव कि कितने कार्य दिवस माध्यमिक स्तर पर होने चाहिए।
फर्स्ट पॉइंट है सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी या और एजुकेशन पॉलिसीज जो आई हैं उनमें ये बात की गई है कि 200 या 210 या 220 होने चाहिए, लेकिन इन्होंने बात की है कि सत्र में कम से कम 200 कार्य दिवस होने चाहिए। मतलब अगर हम प्रति सप्ताह का आंकड़ा निकालें तो उसमें प्रति सप्ताह इन्होंने घंटे की बात की है कि उसमें कितने घंटे कार्यरत होना चाहिए, कार्य दिवस होने चाहिए टीचर्स के। तो 35 आवर होना चाहिए। जो प्रति सप्ताह का आंकड़ा इन्होंने निकाल के प्रस्तुत किया है वो 35 घंटे का बताया है। नेक्स्ट है सप्ताह में एक दिन मध्याह्न अवकाश के बाद सह पाठचारी क्रियाएं भी होनी चाहिए। जैसे हफ्ते में एक दिन ऐसा डिसाइड करना चाहिए माध्यमिक स्तर पर, जैसे सैटरडे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारी बाल सभा होगी, तो इस तरीके के उसमें जैसे कोई प्रतियोगिता हम करा सकते हैं बच्चों से, जैसे खेल कूद प्रतियोगिता या छोटा मोटा निबंध प्रतियोगिता, संगीत प्रतियोगिता, इस तरीके की। मतलब जो भी करिकुलम में सिलेबस के साथ साथ जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं जिससे बच्चों को होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, तो उसको उसके लिए हमें वीक में 1 डेज में जो हाफ डे होता है उसके बाद से हमें इन को करिकुलर एक्टिविटीज को बच्चों से कराना चाहिए। नेक्स्ट है अवकाश संबंधी सुविधाएं कि अवकाश कितने दिन का होना चाहिए, ये इन्होंने बताया इसमें। तो पूरे सत्र में जो 200 वर्किंग डेज होने चाहिए और 2 माह का ग्रीष्म अवकाश होना चाहिए, जैसे अप्रैल में या मई या जून में छुट्टियां होनी चाहिए। फिर बीच में जो विंटर वेकेशन होता है वो 10 दिन का होना चाहिए। और इन्होंने अवकाश जो और भी फेस्टिवल्स होते हैं और भी सारे जो अवकाश होते हैं उसके लिए बताया है कि 160 दिन से कम अवकाश नहीं होना चाहिए। मतलब 160 दिन होना चाहिए। जैसे 366 या 365 दिन होते हैं तो उनमें से 160 दिन से कम का अवकाश नहीं होना चाहिए और 200 वर्किंग डेज होने चाहिए। नेक्स्ट है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षकों के संबंध में सुझाव, कि इन्होंने टीचर्स के लिए क्या सुझाव दिए हैं। तो इन सुझावों को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है शिक्षक की स्थिति और स्तर संबंधी सुझाव। स्थिति में ये बताया कि उस समय जो टीचर्स जो प्रोफेशन था उसकी तरफ लोग कम आकर्षित हो रहे थे, तो इन्होंने बताया कि टीचर्स की लगातार कमी थी ही उस समय पे। तो टीचर्स की स्थिति को सुधारने के लिए कि टीचर्स की प्रोफेशन की तरफ लोग आकर्षित हों, उसमें जाएं और टीचिंग करें अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, जबरदस्ती नहीं, मतलब उसमें उनका जो वेतन है वो भी ठीक ठाक हो तभी लोग वहां पे जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति की उन्होंने बात की है। और जो सामाजिक स्तर है उस प्रोफेशन का वो भी थोड़ा सा उच्च होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण प्रशिक्षण संबंधी सुझाव कि टीचर जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो किस तरह की होनी चाहिए। तो फर्स्ट जो पॉइंट है शिक्षक की स्थिति तथा स्तर संबंधी सुझाव। इसमें फर्स्ट पॉइंट है शिक्षकों की नियुक्ति मानदंडों के आधार पर होनी चाहिए। जो भी शिक्षक की जो चयन विधि है वो किस तरीके की होनी चाहिए ये डिसाइड होना चाहिए और किन मानदंडों का पालन करना चाहिए। जैसे अभी अगर कोई टीचिंग भर्ती होती है तो उसमें एज डिसाइड होती है कि इतने एज तक होना चाहिए, वो उसने कौन सी डिग्री प्राप्त की है, बीएड किया है या बीटीसी किया, ये डिसाइड होता है। तो उसके लिए कुछ मानदंड पहले से ही डिसाइड होने चाहिए कि कौन एलिजिबल है टीचर बनने के लिए। जैसे अब टेट एग्जाम लगा दिया गया या सुपर टेट लगा दिया गया, तो ये सारे हमारे मानदंड हैं टीचर बनने के लिए। नेक्स्ट है 1 वर्ष का प्रोबेशन पीरियड होना चाहिए। अगर आप टीचर मतलब आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, आप टीचर नियुक्त हो गए, तो आपको परमानेंट टीचिंग में ना रखा जाए। सबसे पहले आपको 1 वर्ष का प्रोविजन पीरियड में आपको रखा जाए, आपको देखा जाए कि आप किस तरह कार्य कर रहे हैं, आपके अंदर और कौन कौन से डेवलपमेंट हम कर सकते हैं उस संस्था में जिस संस्था में। तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रखना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष होनी चाहिए। जो रिटायरमेंट की एज है टीचर्स की वो 60 वर्ष होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षकों के लिए आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जहाँ पे स्कूल है, जहाँ पे विद्यालय है माध्यमिक स्तर पे, वहां पर टीचर्स के भी रहने की सुविधाएं होनी चाहिए। उनके खाने पीने सब सब चीज की व्यवस्था वहीं पर होनी चाहिए, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो संबंध है उसमें कोई गैप ना हो। और अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो वो टीचर्स से तुरंत वहीं पे पूछ सकता है। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय की व्यवस्था हुई है वो इसी के तर्ज पर हुई है। नेक्स्ट है शिक्षकों के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे स्थिति की बात की गई कि टीचर्स की स्थिति कैसी होनी चाहिए, तो उसी स्थिति को सुधारने के लिए कि लोग टीचिंग प्रोफेशन की तरफ आकर्षित हों, इसलिए इन्होंने कहा कि जो टीचर के बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है विदेश में उच्च उपलब्धि हेतु वित्त व्यवस्था होनी चाहिए। और जो टीचर्स मतलब आप यहाँ इस देश से विदेश में चले जाते हैं वहां पढ़ने के लिए या वहां पे कोई प्रशिक्षण लेने के लिए चले जाते हैं, तो उनके लिए सरकार को वित्त व्यवस्था करनी चाहिए। या यहाँ की सरकार कर सकती है या विदेश की सरकार, लेकिन इसमें ये कहा गया है कि जो भारत सरकार है वो जो विदेश में पढ़ने के लिए या उपलब्धि प्राप्त करने के लिए टीचिंग प्रोफेशन के लिए जाते हैं तो उनके लिए वित्त व्यवस्था करनी चाहिए। नेक्स्ट है निःशुल्क चिकित्सीय सुविधाएं होनी चाहिए। जो टीचिंग प्रोफेशन में है उनके लिए निःशुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है सभी शैक्षिक कर्मचारियों के वेतनमान आकर्षित होने चाहिए। जितने भी शैक्षिक कर्मचारी हैं, जो भी किसी शैक्षिक संस्था से संबंधित है, चाहे वो फोर्थ क्लास हो या ऑफिस में हो या कोई क्लर्क हो या टीचर हो, सबके वेतन जो है वो सही होने चाहिए, जिससे लोग टीचिंग प्रोफेशन की तरफ या उस संस्था की तरफ आकर्षित हों। नेक्स्ट है वेतन में वृद्धि एवं संशोधन के लिए समिति का गठन किया जाना चाहिए। जैसे हम निरीक्षण के लिए कोई समिति बना रहे थे, पाठ्य पुस्तक निर्माण के लिए समिति बना रहे थे, उसी तरीके से वेतन वृद्धि समय समय पर किस तरह कौन सा वेतनमान लगना चाहिए, जैसे 7वां वेतन, 6वां वेतन, इस तरीके के वेतनमान दिए जाते थे एडिशनल। तो उसके लिए एक समिति का गठन होना चाहिए, जिससे वो समय समय पर वेतन टीचर्स का बढ़ा सके। नेक्स्ट या लास्ट पॉइंट है व्यक्तिगत ट्यूशनों की प्रथा पर रोक लगाई जानी चाहिए। जैसे जो टीचर्स क्लास में पढ़ाते हैं, विद्यालय में पढ़ाते हैं, तो वो अलग से कोचिंग या ट्यूशन देते हैं बच्चों को, उन्हीं बच्चों को। तो ऐसा ऐसा इसलिए इन्होंने बोला कि इसलिए रोक लगनी चाहिए कि वो टीचर्स फिर क्लासरूम में सही ढंग से परफॉर्मेंस नहीं देते, सही ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये बच्चे हमारे यहाँ आएंगे तो मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा को पूरी तरीके से मतलब रोजगार का साधन बनाना, कि अलग से उन्होंने पैसे कमाने का एक साधन बना लिया कि अगर हम ट्यूशन पढ़ाएंगे तो हमें अलग से फीस मिलेगी, मतलब जो वेतन मिल रहा है वो मिलेगा ही मिलेगा और अलग से हमें ट्यूशन से फीस भी मिलेगी। तो इस पर रोक इसलिए लगाई गई कि जो भी टीचर्स हैं वो अपना काम विद्यालय में सही तरीके से करें। और टीचर्स अगर अपना काम सही तरीके से विद्यालय में करते हैं और टीचर्स स्टूडेंट की जो क्वेरीज होती है उनको लेते हैं, उनका समाधान करते हैं, तो ट्यूशन की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इन्होंने इस तरीके की बात की कि हमें ट्यूशंस में रोक लगानी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षक प्रशिक्षण संबंधी सुझाव, कि जो टीचर ट्रेनिंग है वो किस तरीके की होनी चाहिए, उसके लिए कौन कौन से संस्थान होने चाहिए। तो उन्होंने बताया, मुदालियार आयोग में बताया गया है कि 2 प्रकार की संस्थाएं होनी चाहिए जिसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाए। पहली है हायर सेकेंडरी पास शिक्षकों के लिए 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए, और जो स्नातक जिन्होंने स्नातक डिग्री ले रखी है उनके लिए 1 साल का प्रशिक्षण कार्यक्रम होना चाहिए। जिन्होंने 12th पास किया उनके लिए 2 वर्ष का। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बोला गया है कि जो 12th पास है उनको 4 साल का बीएड करना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड बीएड करना पड़ेगा, और जो स्नातक है उनके लिए 1 वर्ष का करना पड़ेगा। तो टीचर्स ट्रेनिंग के लिए इन्होंने क्या क्या सुझाव दिए हैं, तो फर्स्ट पॉइंट है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए निःशुल्क शिक्षा। ये भी एक इनका रीजन था कि टीचर्स ज्यादा से ज्यादा उन्हें चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि जो 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 टीचर ट्रेनिंग दी जा रही है वो पूरी तरीके से निःशुल्क
होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रशिक्षण संस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाने चाहिए। जो भी टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स हैं या कॉलेजेस चल रहे हैं या विश्वविद्यालय से संबंधित जो महाविद्यालय चल रहे हैं, उनका जो संचालन करेगा वो राज्य सरकार द्वारा होगा। इसमें केंद्र सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। नेक्स्ट है प्रशिक्षण महाविद्यालय विश्वविद्यालयों से संबंध होने चाहिए। जो भी यूनिवर्सिटी लेवल है, जो यूनिवर्सिटी है उससे जो भी महाविद्यालय हैं, जो प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, वो एफिलेटेड होने चाहिए। तो जो भी सिलेबस डिसाइड होगा, जो भी टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, उसमें क्या संशोधन किया जाना चाहिए, ये सब विश्वविद्यालय पर डिसाइड होंगे। नेक्स्ट है एमएड कोर्स का प्रावधान। इन्होंने एमएड कोर्स की भी बात की कि एमएड कोर्स होना चाहिए, और एमएड कोर्स के लिए इन्होंने बताया कि अगर कोई एमएड में प्रवेश लेना चाहता है तो उसे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ में बीएड की उपाधि भी उसके पास होनी चाहिए। मतलब उसके पास बीएड डिग्री प्लस 3 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी उसे एमएड कोर्स में एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट है शिक्षण कार्य का महत्व। प्रशिक्षण विद्यालयों में हमें टीचर्स को ट्रेनिंग देने के साथ साथ, प्रशिक्षित करने के साथ साथ, टीचिंग स्किल्स डेवलप करने के साथ साथ हमें ये भी बताना चाहिए कि टीचिंग जो वर्क है वो कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हमें बच्चों को किस तरीके से टीचिंग, मतलब किस तरीके से टीचिंग करनी चाहिए, हमें बच्चों के साथ किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उन्हीं से ही हमारे देश का या विकास या निर्माण होगा। तो हमें टीचिंग को कितना ज्यादा महत्व देना चाहिए, ये सब बातें भी उस टाइम पे बतानी चाहिए। नेक्स्ट है अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम। मतलब बीच बीच में, जैसे अगर कोई टीचर बन गया, कोई कहीं पे अपॉइंट हो गया, तो बीच बीच में उन्हें अंशकालिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी देने चाहिए। जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर की बात की गई है प्राथमिक स्तर पर, तो उसमें जो आंगनवाड़ी जो सेंटर्स हैं उनमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो उनके लिए उन्होंने अंशकालिक प्रोग्राम की व्यवस्था की है कि अगर जो 12th पास आउट टीचर हैं उनको 1 साल का डिप्लोमा कोर्स करना पड़ेगा, और जो जो 12th से ज्यादा है, मतलब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, उनको 6 महीने का टीचिंग कोर्स करना पड़ेगा। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर परीक्षा संबंधी सुझाव, कि हमें जो भी माध्यमिक स्तर पर जो भी हम मूल्यांकन करते हैं बच्चों का, वो किस तरीके का होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है सेमेस्टर सिस्टम परीक्षा पानी प्रणाली। पी लीजिए, आप पानी पीने के लिए 2 मिनट का ब्रेक ले सकती हैं, 2 सेकंड का ब्रेक ले सकती हैं, कोई इशू नहीं। मैंने कहा था ना गर्म गुनगुना पानी रख लेना पास में। बिल्कुल। कोविड में सब अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें और क्लास में भी थोड़ा सा अटेंटिव रहें, ठीक हो जाएगा। पानी वैसे भी गुनगुना पानी की अभी। यस मैम। ठीक हो अभिषेक? जी मैम। चलो। माध्यमिक स्तर पर परीक्षा संबंधी सुझाव। मदाली आयोग ने मूल्यांकन के लिए क्या बात की है, इसमें फर्स्ट पॉइंट सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली, परीक्षा प्रणाली। इन्होंने वार्षिक और त्रैमासिक जो परीक्षाएं होती थी या अर्धवार्षिक, उनको रिप्लेस कर इन्होंने सेमेस्टर सिस्टम प्रणाली की बात, जिससे जैसे वार्षिक परीक्षा होती है तो उसमें मतलब पढ़ाई थोड़ी सी धीमी हो जाती है कि जब परीक्षा होगी तब हम पढ़ लेंगे, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम में क्या होता है, साल में 2 बार मूल्यांकन होता है, तो मूल्यांकन टीचर्स का भी हो जाता है और बच्चों का भी हो जाता है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में उन्हें कोई दिक्कत हुई या कोई सब्जेक्ट में नहीं सही समझ में आया, तो वो अगर उनके नंबर भी कम आए तो वो कोशिश करते हैं कि जब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा तो हम उसमें मैनेज कर लेंगे। तो उन्होंने वार्षिक परीक्षा की जगह सेमेस्टर सिस्टम को अधिक महत्व दिया। नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेडिंग प्रणाली। इन्होंने जो 101 अंकित प्रणाली की बात की जाती थी वार्षिक परीक्षा में, इन्होंने बताया कि उसकी जगह ग्रेडिंग सिस्टम होना चाहिए। ग्रेडिंग सिस्टम क्यों होना चाहिए, क्योंकि 101 जो अंकित प्रणाली थी
तो उसमें एक एक नंबर के लिए बच्चे एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे। कोई पॉइंट से पीछे हो जाता था तो वो सेकंड डिवीजन हो जाता था, अगर कोई पॉइंट से ज्यादा है तो वो फर्स्ट डिवीजन या थर्ड डिवीजन हो जाता था। तो सिर्फ बच्चों को 3 डिवीजन में ही डिवाइड किया जाता था। लेकिन ग्रेडिंग सिस्टम में क्या होता है, उन्होंने ग्रेडिंग सिस्टम में 5 प्रणाली को अधिक महत्व दिया है कि जो 5 बिंदु ग्रेड प्रणाली है उसको हमें महत्व देना चाहिए, जिससे बच्चों को हम 3 से ज्यादा श्रेणियों में कैटेगराइज कर सके। जैसे 5 बिंदु में 5 बिंदु जो ग्रेडिंग प्रणाली है उसमें 5 भागों में बच्चों को डिवाइड किया जाता है। जैसे इसमें फर्स्ट है आउटस्टैंडिंग, और सेकंड है अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज और फेल। मतलब 5 बिंदुओं में इन्होंने कैटेगराइज करने की बात की है। नेक्स्ट है समविभागीय परीक्षाएं। जैसे 10th में अगर कोई बच्चा फेल हो जाता था एक सब्जेक्ट में तो उसके लिए उसका साल पूरा बर्बाद ना हो, इसके लिए इन्होंने बताया कि कंपार्टमेंट एग्जाम होना चाहिए। जैसे अगर वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उस सब्जेक्ट का वो एग्जाम देके नेक्स्ट क्लास में पहुंच सकता है, जिससे उसका पूरा टाइम वेस्ट ना हो। नेक्स्ट है संचयी अभिलेख का प्रयोग। इन्होंने बताया कि हमें वर्ष में एक परीक्षा नहीं करनी चाहिए, सेमेस्टर एग्जाम होना चाहिए, जिससे टाइम पर बच्चों का मूल्यांकन हो सके। और जैसे पोर्टफोलियो की इन्होंने बात की तो उसमें क्या होता है, बच्चे का पूरा मूल्यांकन ओवरऑल साल भर का किया जाता है कि उसने कौन सी एक्टिविटी की, किस तरीके का काम किया, और सबको उसमें लिखा जाता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रेहेंसिव इवोल्यूशन की तरफ ये बात कर रहे थे कि इस तरीके का इवोल्यूशन होना चाहिए कि लगातार हम थोड़े थोड़े टॉपिक्स पढ़ा के बच्चों का मूल्यांकन करते रहें। नेक्स्ट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन संबंधी सुझाव। उन्होंने माध्यमिक स्तर पर जैसे बच्चों को सब्जेक्ट चूज करना या हमें कौन सा प्रोफेशन आगे चूज करना है 12th के बाद, इन सब में बहुत असुविधा या समस्या होती है। तो इन्होंने इसके लिए बताया कि इसके लिए विद्यालय या प्रदेश में इस तरीके की कुछ सुविधाएं होनी चाहिए जिससे बच्चों की गाइडेंस एंड काउंसलिंग टाइम टाइम पर की जाए। तो फर्स्ट पॉइंट है शैक्षिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना। इन्होंने बताया कि प्रदेशों में शैक्षिक निर्देशन ब्यूरो की स्थापना होनी चाहिए, जिससे उस प्रदेश के जितने भी माध्यमिक स्तर के विद्यालय हैं, अगर उन छात्रों को अपने व्यवसाय चयन या सब्जेक्ट के चयन में अगर कोई हेल्प चाहिए तो वो वहां पे जाके विशेषज्ञों से उनकी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट है परामर्श विशेषज्ञों द्वारा दिया जाना चाहिए। जो भी परामर्श किसी मतलब टीचर्स द्वारा भी दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि जो विशेषज्ञ होते हैं जैसे मनोचिकित्सक वगैरह होते हैं तो उनसे हमें परामर्श लेना चाहिए, या कोई सब्जेक्ट विशेषज्ञ हो गया तो उससे हमें मतलब अपनी समस्या से संबंधित समाधान लेने चाहिए। नेक्स्ट है निर्देशन मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। जो भी विशेषज्ञ होंगे, जो भी उस ब्यूरो में सदस्य होंगे, तो उन्हें मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होकर बच्चों को समस्या का समाधान बताना चाहिए। जैसे सब बच्चों की रुचि या क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो सबको एक तरह का वो सब्जेक्ट नहीं बता सकते कि आप ये सब्जेक्ट ले लो या आप इस प्रोफेशन में चले जाओ। तो उनको बच्चों की जो मनोगति होती उसको समझकर उसके अकॉर्डिंग उन्हें सजेशन देना चाहिए कि आप ये सब्जेक्ट ले लो, आप इसमें अच्छा कर सकते हो, या उसके लिए वो कोई टेस्ट भी ले सकते हैं। जैसे कुछ इंटेलिजेंस टेस्ट वो अप्लाई कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको बता सकते हैं कि आप किस प्रोफेशन में अच्छा कर सकते हैं। नेक्स्ट है विद्यालयों की निरीक्षण संबंधी सुझाव। उन्होंने पहले भी ये बात की थी कि निरीक्षण समिति होनी चाहिए और समय समय पर मतलब विद्यालयों का निरीक्षण करना चाहिए। तो फर्स्ट उसके बाद उनका समय समय पर निरीक्षण भी होना चाहिए। जैसे अभी प्राथमिक विद्यालय में जैसे बीएसए अधिकारी हैं और भी जो अधिकारी हैं वो जाते हैं समय समय पर निरीक्षण करने। जैसे पहले डिप्टी हुआ करते थे वो जाते थे निरीक्षण करने। तो इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए जिससे विद्यालय में जो शिक्षण कार्य चल रहा है वो सुचारू रूप से चलता रहे। नेक्स्ट है विद्यालय समस्याओं से संबंधित सुझाव।
तो जो भी निरीक्षण कमेटी होगी उस समय उस प्रदेश की या उस विद्यालय से संबंधित जो भी कमेटी होगी, वो विद्यालय में अगर कोई समस्या आ रही, जैसे समस्या में जैसे वहां पे अगर कोई क्लासरूम बढ़ाया गया है या बच्चों की संख्या बढ़ गई है, उसमें सेक्शन डिवाइड करने हैं, तो वो उसके लिए वो ये भी बता सकते हैं कि हमारे यहाँ क्लासरूम कम है तो हमें सेक्शन में डिवाइड करना है। तो अगर विद्यालय की कोई भी समस्या, अगर टीचिंग स्टाफ वहाँ पे कम पढ़ रहा है, तो इस तरह की जो भी समस्याएं होंगी वो उस निरीक्षण कमेटी को वो अवगत कराएंगे। तो इस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है निरीक्षणकर्ता अनुभवी होना चाहिए। जो भी निरीक्षण करने जाएगा वहां पे, जो भी कमेटी के जो भी सदस्य होंगे वो अनुभवी होने चाहिए, मतलब वो फ्रेशर नहीं होने चाहिए, जिससे उन्हें पता हो कि विद्यालय में हमें किन चीजों का निरीक्षण करना है। निरीक्षण करने तो आप जा रहे हैं, लेकिन हमें पता भी होना चाहिए कि हमें किस लेवल का निरीक्षण करना है। नेक्स्ट है निरीक्षकों का एक पैनल होना चाहिए। जैसे निरीक्षण करने जो लोग जा रहे हैं उनमें सिर्फ एक सिंगल व्यक्ति नहीं जा सकता, उसका एक पूरा पैनल होना चाहिए। सब अलग अलग विशेषज्ञ होंगे ताकि वो देखेंगे कि उस विद्यालय में कौन कौन सी समस्याएं हैं, और अगर वो समस्याएं हैं तो उनका हम समाधान किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा संबंधी सुझाव, कि इन्होंने स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा से संबंधित क्या सुझाव दिए हैं। क्योंकि जब माध्यमिक स्तर पर बच्चे पहुंचते हैं तो उस समय उनकी टीनेज होती है और उनके हार्मोनल डिसबैलेंस भी होते हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इसकी वजह से उनको अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है या कोई भी उनके स्वास्थ्य की समस्या होती है, वो लड़की हो या लड़का हो, तो उससे संबंधित वहां पे विद्यालय में सुविधाएं होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट है वर्ष में एक बार स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था। विद्यालय में जो भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं तो साल में कम से कम एक बार उनका स्वास्थ्य परीक्षण जरूर कराना चाहिए। नेक्स्ट है छात्रों को शारीरिक परीक्षण। तो छात्रों का शारीरिक परीक्षण भी होना चाहिए और खेल कूद के माध्यम से उनका फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों को प्राथमिक चिकित्सा हेतु प्रशिक्षण। जो वहाँ पे टीचर्स हैं तो उनको फर्स्ट एड का प्रशिक्षण देना चाहिए, जिससे अगर विद्यार्थी को कोई भी दिक्कत हो जाती है वहाँ विद्यालय में, तो वो जो भी शिक्षक हैं अगर वो प्रशिक्षित हैं तो वो उन बच्चों का उपचार कर सकते हैं। नेक्स्ट है शरीर विज्ञान एवं स्वास्थ्य विज्ञान विषय की शिक्षा दी जानी चाहिए। पाठ्यक्रम में एक विषय शरीर विज्ञान और स्वास्थ्य विज्ञान का भी होना चाहिए, जिससे बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता मिले कि हमें किस तरीके से स्वच्छ रहना है, कौन से हैबिट्स हमें डेवलप करनी है अपने अंदर जिससे हम स्वस्थ रहें। नेक्स्ट है अनुशासन एवं चारित्रिक विकास संबंधी सुझाव। पढ़ने के साथ साथ माध्यमिक मुदालियर आयोग ने ये भी कहा है कि बच्चों में जो अनुशासन है वो किस प्रकार का होना चाहिए और जो चारित्रिक विकास है वो किस तरीके का होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है अनुशासन के लिए शिक्षक छात्र संबंधों में निकटता होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर जो टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशन है वो बहुत मधुर होना चाहिए और पिता तुल्य या मातृतुल्य होना चाहिए। तो जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार करें और जो स्टूडेंट है वो टीचर के प्रति आदर या सम्मान के साथ व्यवहार करें। नेक्स्ट है एनसीसी, स्काउट, समाज सेवा, खेल कूद, रेड क्रॉस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे कि विद्यालय में एनसीसी की व्यवस्था होनी चाहिए और स्काउट गाइड की जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बहुत सारे एक्टिविटी कराई जाती हैं बच्चों को, इस तरीके के कार्यक्रम कराने चाहिए टाइम टाइम पे। और समाज सेवा, अगर कोई रैली जैसे बच्चों के द्वारा निकलवानी है तो उस तरीके के कार्यक्रम भी करवाने चाहिए। नेक्स्ट है 17 वर्ष के बालकों को राजनीतिक कार्य में भाग लेने में प्रतिबंध। अगर मतलब माध्यमिक स्तर के जो बालक हैं तो उनमें जो जैसे चुनाव वगैरह की जो बात होती है विश्वविद्यालय स्तर पर, उस तरीके की मतलब राजनीतिक कार्यों में हस्तक्षेप कर मतलब उनका हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उन्हें अगर हम लीडरशिप क्वालिटी उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं तो हम उन्हें क्लास का मॉनिटर बना सकते हैं या सीआर, मतलब इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, लेकिन उन्हें राजनीतिक कार्यों में भाग लेने में प्रतिबंध लगाना चाहिए। नेक्स्ट है चरित्र निर्माण की शिक्षा दी जानी चाहिए। जैसे नैतिक शिक्षा या अगर हमें उनके अंदर कोई मोरल वैल्यूज डेवलप करनी है तो उसकी भी शिक्षा हमें देनी चाहिए।
नेक्स्ट है निरीक्षकों का एक पैनल होना चाहिए। तो मतलब अगर हम विद्यालय में सुचारू रूप से ये सारी चीजें चल रही हैं या नहीं, तो उसके लिए निरीक्षकों का एक पैनल होना चाहिए। नेक्स्ट है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के महत्व। जो भी करिकुलम है, तो करिकुलम में दो चीजें होती है, सिलेबस प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज। तो जो जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो क्लासरूम में पढ़ते हैं लेकिन को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है। तो उन्हें मतलब टीचर्स को स्टूडेंट को बताना चाहिए कि जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं वो हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करती हैं। तो ये बातें उन टीचर्स को स्टूडेंट को बतानी चाहिए। नेक्स्ट है धार्मिक और नैतिक शिक्षा से संबंधित सुझाव। फर्स्ट पॉइंट है धार्मिक और नैतिक शिक्षा के लिए बाध्य ना किया जाए। जो भी स्टूडेंट है उन्हें किसी धर्म की शिक्षा लेने के लिए मतलब जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता है कि आपको नहीं ये शिक्षा लेनी है। अगर उनकी मर्जी है तो वो ले सकते हैं, अगर उनकी मर्जी नहीं है तो वो नहीं ले सकते। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा अभिभावकों की अनुमति से दी जानी चाहिए। नहीं, धार्मिक शिक्षा तो तो ये नहीं है इसका मीनिंग जो आपने बताया कि ले सकते हैं या नहीं ले सकते। धार्मिक शिक्षा जैसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं होगा ना। मैम उस समय ये था ना कि धर्म का मतलब प्रचार प्रसार भी हो रहा था, धर्म की शिक्षा भी दी जा रही थी। तो मतलब अगर कोई धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है तो उसके लिए बाध्य ना किया जाए उसे। अच्छा, चलिए चलिए। नेक्स्ट है धार्मिक शिक्षा अभिभावकों की अनुमति से दी जानी चाहिए। अगर अगर स्टूडेंट कह भी रहा है कि हमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त करनी है, तो जब तक अभिभावकों की अनुमति ना हो उन्हें धार्मिक शिक्षा में इन्वॉल्व नहीं किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव कि मुदालियार आयोग ने बोला है कि स्त्री शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए या उनके लिए किस तरीके के विद्यालय खोले जाने चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट है स्त्रियों के लिए बालिका विद्यालय खोले जाने चाहिए। उन्होंने बालिका विद्यालय की बात की कि स्त्रियों के लिए बालिका विद्यालय खोलने चाहिए। और अगर वहां पे संभव ना हो कि बालिका विद्यालय वहां पे नहीं खोले जा सकते हैं, तो वहां पे सहज शिक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है बालिकाओं के लिए सभी स्तर की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। इन्होंने माध्यमिक स्तर पर ही नहीं सभी स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा की बात की है। नेक्स्ट है माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान विषय पढ़ाया जाए। जैसे पहले भी हम लोगों ने ऐच्छिक या ऐच्छिक विषय में देखा था कि इन्होंने गृह विज्ञान एक लड़कियों के लिए एक सब्जेक्ट रखा था, तो बताया कि माध्यमिक स्तर पर गृह विज्ञान विषय पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट है सह शिक्षा की व्यवस्था। अगर पहले भी ये बात हम लोग कर चुके हैं कि अगर जहाँ पे संभव ना हो, जैसे जहाँ पे विद्यालय बनाने की अनुमति ना हो या स्पेस ना हो, तो वहां पर हम सह शिक्षा की व्यवस्था कर सकते हैं। मतलब बालक या बालिकाओं को साथ में एक ही विद्यालय में शिक्षा के सुझाव कि उन्होंने किन किन बातों में सुझाव दिए हैं, किन किन विषय में। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के गुण कि इन्होंने किन बातों पर अधिक ध्यान दिया है। तो फर्स्ट पॉइंट है माध्यमिक शिक्षा की नई अवधारणा। जैसे इससे पहले माध्यमिक शिक्षा का संरचना कुछ अलग थी, लेकिन इन्होंने माध्यमिक शिक्षा की संरचना अलग दी। इन्होंने और जो सीनियर सेकेंडरी है वो 4 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट है व्यवस्थित प्रशासनिक ढांचा। इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर अधिक बल दिया। ये बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी विद्यालय या कोई भी संस्था स्थापित करने जा रहे हैं तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था सही होनी चाहिए, उसके लिए जो वित्त व्यवस्था है वो भी सही होनी चाहिए। मतलब अगर कोई भी प्रशासन सही नहीं है तो उसका जो क्रियान्वयन होगा वो भी सही तरीके से नहीं होगा। तो इन्होंने सबसे पहले इसी बात की रिकमेंडेशन दी थी कि जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो उचित ढंग से की जानी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा के उपयुक्त उद्देश्य। जैसे जो उस समय माध्यमिक शिक्षा चल रही थी तो उसके कुछ भी उद्देश्य डिसाइड नहीं थे, अनिश्चित थे उसके उद्देश्य। तो इन्होंने सबसे पहले शिक्षा के कुछ उद्देश्य डिसाइड किए कि हमें बच्चों में नैतिक विकास करना चाहिए, लोकतांत्रिक भावना का विकास करना चाहिए। तो इस तरीके के उद्देश्य इन्होंने डिसाइड किए, उसके बाद इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की बात की।
नेक्स्ट है पाठ्यचर्या निर्माण के उपयुक्त सिद्धांत। इन्होंने जो पाठ्यक्रम डिसाइड हो रहा है, करिकुलम जो डिसाइड हो रहा है, उसके कुछ सिद्धांत बताए कि किस तरीके का पाठ्यक्रम का सिद्धांत होना चाहिए। जैसे पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, मतलब समय समय पर उसको अपडेट करते रहना चाहिए। तो इस तरीके के इन्होंने कई मतलब बताए थे कि जो सब्जेक्ट है वो एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए। तो इस तरीके के इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए थे कि पाठ्यक्रम के निर्माण के कुछ सिद्धांत होने चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षा का माध्यम मातृभाषा। इन्होंने जो ऐच्छिक विषय बताए थे, तो उसमें इन्होंने एक क्षेत्रीय भाषा को महत्व दिया गया था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो मातृभाषा में होनी चाहिए। जैसे उसमें अंग्रेजी विषय को भी इन्होंने रखा था। इन्होंने त्रिभाषा की बात की थी, लेकिन इन्होंने जो शिक्षा का माध्यम था उसकी बात की कि वो जो शिक्षा है माध्यमिक स्तर पर वो मातृभाषा में दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षकों की दशा में सुधार। जैसे टीचिंग प्रोफेशन की तरफ लोग आकर्षित नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो शिक्षकों की स्थिति है उसमें सुधार होना चाहिए, उन्हें निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए और उन्हें चिकित्सीय सुविधाएं देनी चाहिए। उनके वेतनमान को भी बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे शिक्षकों की जो स्थिति है उसमें सुधार आ सके। नेक्स्ट है शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन पर बल। इन्होंने कहा कि जो शैक्षिक निर्देशन और व्यावसायिक निर्देशन है उसके लिए निर्देशन ब्यूरो की स्थापना होनी चाहिए, जिससे बच्चों को अगर अपने सब्जेक्ट के चयन में या विषय या कोई भी प्रोफेशन चूज करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो वहां पे जाके उस समस्या का समाधान ले सकते हैं। नेक्स्ट है परीक्षा प्रणाली में सुधार। जैसे उस समय वर्ष में एक बार परीक्षा होती थी, मतलब वार्षिक परीक्षा का प्रावधान था, तो इन्होंने ग्रेडिंग प्रणाली को अधिक महत्व दिया या सेमेस्टर सिस्टम को महत्व देने की बात की। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव। इन्होंने स्त्री शिक्षा के संबंध में सुझाव दिए कि अलग से बालिका विद्यालय होने चाहिए और सभी स्तरों पर बालिकाओं के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा के दोष, कि इतने सारी मतलब सब कुछ होने के बाद भी माध्यमिक शिक्षा में कौन कौन से दोष पाए गए। तो पहला है माध्यमिक शिक्षा का अस्पष्ट संगठन। जैसे इन्होंने बात की कि 7 वर्ष का होना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि 5+4 या जिस तरीके का संगठन इस तरीके का होना चाहिए, तो इन्होंने इसकी बात नहीं की कि किस तरीके का होना चाहिए। नेक्स्ट है बोझिल पाठ्यचर्या। जैसे उस समय वर्तमान में जो भी पाठ्य पुस्तकें चल रही थी, तो उनमें किस तरीके की प्रिंटिंग होनी चाहिए या उसमें चित्र होने चाहिए। तो इन्होंने ये नहीं बात की कि पाठ्यक्रम मतलब रुचिकर होना चाहिए, मतलब एक तरीके से ये बात कर दी कि पाठ्यक्रम बहुत बोझिल होना चाहिए, मतलब बोझिल पाठ्यक्रम नहीं होना चाहिए, ऐसी इन्होंने बात की। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम। जैसे इन्होंने बात की थी कि ऐच्छिक विषय होने चाहिए, उसमें बहुत सारे इन्होंने वर्ग को डिवाइड कर दिया, मतलब कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग, ये बात की। तो उसमें भी बहुत सारे सब सब्जेक्ट को डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर इतने सारे सब्जेक्ट डिवाइड हो जाएंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं असुविधा होगी। और कुछ सब्जेक्ट इन्होंने ऐसे बताए थे जो एक दूसरे के वर्ग से संबंधित थे, तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है अंग्रेजी के बारे में अस्पष्ट सुझाव। इन्होंने जैसे भाषा की बात की थी ऐच्छिक विषयों में या अनिवार्य विषयों में, जो भाषा की बात की थी, तो कहीं पे इन्होंने क्षेत्रीय भाषा रखा, कहीं पे अंग्रेजी भाषा उसके साथ रख दी। तो मतलब प्रॉपर नहीं बताया था कि अंग्रेजी को कैसे, जैसे इन्होंने हिंदी को बताया कि जो जो शिक्षा है वो मातृभाषा में होनी चाहिए, लेकिन अंग्रेजी के विषय में कोई भी स्पष्ट सुझाव नहीं दिए थे। नेक्स्ट है व्यवसाय बहुउद्देशीय स्कूल। जैसे इन्होंने बहुउद्देशीय स्कूलों की बात की थी, तो बहुत सारे ऐसे कोर्स थे जिनको सही तरीके से हम प्रोफेशन में नहीं ला पा रहे थे। जैसे बहुत सारे सिलाई बुनाई या धातु कर्म, इस तरीके की जो चीजें, जैसे बहुत सारे पॉलिटेक्निक के जो कोर्सेज हैं उनका तो बहुत ज्यादा मतलब प्रचलन है कि हम ये कोर्स लेके पढ़ लें या इसमें हम व्यवसाय आगे कर सकते हैं, उसका चयन कर लें। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज ऐसे थे जिनका व्यवसाय मतलब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट है गैर सरकारी स्कूलों के संदर्भ में सुझाव। इन्होंने जो एडेड कॉलेज हैं उनके बारे में बात की है, लेकिन
बहुत ज्यादा उनके बारे में कोई मतलब नहीं दिया है कि उनकी मतलब व्यवस्था कैसी होनी चाहिए विद्यालय की, या उनकी जो निरीक्षण कमेटी है वो किस तरीके की होनी चाहिए, तो उसके बारे में इन्होंने बहुत ज्यादा बातें नहीं की है। नेक्स्ट है धार्मिक और नैतिक शिक्षा के संबंध में अनुपयुक्त सुझाव। जो धार्मिक और नैतिक शिक्षा की बात की गई है उसमें मतलब धार्मिक शिक्षा पहली बात तो देनी ही नहीं चाहिए, लेकिन जो भी इन्होंने धार्मिक शिक्षा की बात की है या नैतिक शिक्षा की बात की है तो इन्होंने सही तरीके से नहीं बताया कि उस मतलब कौन सी धर्म की शिक्षा देनी चाहिए या किस तरीके से देनी चाहिए। बस इन्होंने ये कहा है कि जो भी धार्मिक शिक्षा है वो बच्चों के लिए बाध्य ना की जाए, लेकिन कोई भी स्पष्ट सुझाव नहीं दिए गए हैं कि हमें किस धर्म की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है निष्कर्ष। हम लोगों ने सुझाव पढ़ लिए, इसके गुण और दोष पढ़ लिए, लेकिन लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। भारतीय संदर्भ में माध्यमिक शिक्षा को अधिकांश बच्चों के लिए पूर्ण शिक्षा मानना और उसे पूर्ण इकाई के रूप में विकसित करने पर बल देना, जिससे अधिकांश बच्चे रोजगार प्राप्त कर सकें। माध्यमिक शिक्षा में सबसे जैसे उसमें राधा कृष्णन आयोग में भी ये बात की गई थी कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो प्राथमिक शिक्षा और विश्वविद्यालय शिक्षा के मध्य की कड़ी है, तो हमें इस शिक्षा पर जोर देना चाहिए। अगर हम इसको मतलब इग्नोर कर देते हैं तो अगर कोई बच्चा विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा प्राप्त करना चाहता है और उसका बेस ही मजबूत नहीं है तो उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो सही तरीके से नहीं होगी। तो इसको इन्होंने महत्वपूर्ण माना और इसकी संरचना पर विशेष बल दिया। जैसा हम जानते हैं कि जो भी ये मुदालियार आयोग बना था वो उसने सिर्फ और सिर्फ जोर दिया है माध्यमिक शिक्षा पे कि माध्यमिक शिक्षा किस तरीके की होनी चाहिए, उसकी संरचना किस तरीके की होनी चाहिए, उनमें कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, निर्देशन की सुविधा होनी चाहिए, इस तरीके की इन्होंने बात की है। और इन्होंने ये माना है कि जो माध्यमिक शिक्षा है वो शिक्षा की एक पूर्ण इकाई के रूप में इन्होंने माना है कि वो एक पूर्ण इकाई है। अगर किसी ने माध्यमिक शिक्षा को स्किप कर दिया तो शायद वो आगे शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। तो इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण जो माना है वो माध्यमिक शिक्षा को माना है और इसी के विकास पर ही बल दिया है। और इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन जो हायर सेकेंडरी है उसमें जो पॉलिटेक्निक विद्यालयों की स्थापना की है वो उस उद्देश्य से की है कि जो भी बच्चे हायर सेकेंडरी में पहुंच जाएं तो उन्हें जो व्यवसाय मिलना मतलब उन्हें एक तरीके की तकनीकी शिक्षा मिलनी चाहिए, और उस तकनीकी शिक्षा में अगर वो मतलब आगे व्यवसाय करना चाहते हैं तो वो उसमें अपना व्यवसाय का चयन कर सकते हैं जिससे उन्हें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू मैम। संदर्भ ग्रंथ सूची दिखाइए लक्ष्मी। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, यस मैम। संदर्भ ग्रंथ सूची नहीं दिख रही बेटा। मैं बस ये कहना चाह रही थी कि 37-38 स्लाइड्स बनाने के लिए 8 सोर्सेस पे लक्ष्मी डिपेंड हुई है। थोड़ा सा अप्रिशिएबल है कि चलो हाँ ढूंढा है, 7-8 जगह से देखा है आपने, थोड़ा सा इंटरनेट की भी आपने हेल्प ली है, दैट्स वेरी गुड। लक्ष्मी आपका दिख नहीं रहा प्रेजेंटेशन। हाँ मैम, संदर्भ ग्रंथ सूची आ नहीं रही। हाँ मेरी कोई बात नहीं, आप डिस्प्ले कर रहे हैं लक्ष्मी का, आप डिस्प्ले कर रहे हैं। मैम नहीं आ रही क्या? नहीं आ रही है। एक सेकेंड। एक पॉइंट रह गया था मैम, एक पॉइंट मुझे भी मैम। शो नहीं हो रही है। नहीं सो रही। अभी मैम दिख रही है? एक पॉइंट पे थोड़ा डिस्कस कर, दोबारा बता दीजिए। हाँ पहले आप ये चेक कर लीजिए कि आपकी क्लास तो नहीं है 1 बजे से, वरना हम डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 1 बजे से कोई क्लास तो नहीं है क्योंकि हम वर्चुअल क्लासेस में टाइम नहीं वेस्ट कर सकते। प्लीज वैसे ही 5 मिनट ऊपर हो गया। लक्ष्मी आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल प्रेजेंटेशन। थैंक यू मैम। उच्चारण भी ठीक था, बस एक चीज का उच्चारण जो मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लगा, थोड़ा सा उसको चेक करने की जरूरत है बीइंग टीचर। और इन 2 शब्दों से हमारा बीइंग टीचर अक्सर वास्ता पड़ता है। 2 शब्द है इवैल्यूएशन एंड एवोल्यूशन। इवैल्यूएशन
और एवोल्यूशन। जो एवोल्यूशन है वो बायोलॉजी का टर्म है, उसका मतलब है उदय होना, इवॉल्व होना, उत्पत्ति होना। और इवैल्यूएशन जो है उसका है अर्थ मूल्यांकन करना। और ये इतनी कॉमन मिस्टेक है, मैं देखती हूँ बड़े बड़े प्रोफेसर इस गलती को करते हैं। और आप मेरे स्टूडेंट्स जो सब अब टीचर बनने की प्रक्रिया में ही है तो मैं चाहती हूँ कि आप इसको सुधार लें। इन दो वर्ड्स को बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। इवैल्यूएशन सभी के लिए है, ये इवैल्यूएशन और एवोल्यूशन, ये दो शब्द हैं जिनको कि आप चेक कर लीजिएगा। With this we end today's class. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.